तारीखों के ऐलान को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बिहार की रणभूमि में आमने सामने लड़ने वाले दोनों खेमों के बीच अंदर खाने ही सीटों को लेकर दंगल छिड़ा है। ना तो एनडीए में अभी तक सीटों का बंटवारा हो पाया है और ना ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कोई फाइनल फैसला हुआ है। दोनों तरफ सहयोगी दलों से सीटों पर माथापच्ची बरकरार है। एनडीए में अब तक चिराग का मान मनोबल खत्म नहीं हो पाया था और इस बीच अब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने भी मुंह फुला लिया है। उधर महागठबंधन में सीटों को लेकर पेच सुलझने की कगार पर पहुंच चुका है और अभी भी जेएमएम और पशुपति पारस ने तेजस्वी के ऑफर पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दोनों खेमों में ही सीट शेयरिंग पर हलचल जारी है। तो बिहार के दोनों जो बड़े गठबंधन हैं उसमें अभी सीटों को लेकर के फाइनल फैसला नहीं हो पाया है, जबकि यहां पर जो नॉमिनेशन का दिन है वो शुरू हो चुके हैं और अभी तक दोनों ही तरफ से कुछ फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। छोटे सहयोगी बड़े दलों को अभी भी यहां मोल भाव के टेबल पर खींचे हुए हैं और ऐसे में आने वाले दिनों में उम्मीद है कि महागठबंधन में जल्द फैसला हो सकता है, लेकिन एनडीए में अभी भी पेच फंसा हुआ है। एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से पहले हलचल बढ़ गई है। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के घर पहुंच रहे हैं नेता दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे समेत तमाम नेता मौजूद हैं। बिहार पर थोड़ी देर में शुरू होगी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। इसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। तो भले ही सहयोगी दलों के साथ बात ना बन पाई हो, लेकिन जो सीटें अपनी हैं उनके उम्मीदवारों के नाम का पर लगातार मंथन चल रहा है और बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक होगी। प्रभारी के साथ दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे समेत तमाम नेता इस बैठक में मौजूद हैं। बिहार पर थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होने वाली है। बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव बिहार बीजेपी के लिए भी काफी अहम है और दोनों गठबंधन दलों में लगातार हलचल चल रही है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी मिल रही है? कोर ग्रुप की इस बैठक में आज का क्या एजेंडा रहने वाला है? देखिए चंदन, कोर ग्रुप की बैठक 11 बजे से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होगी। उसमें तमाम जो नेता हैं, चाहे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें, संगठन महामंत्री बीएल संतोष की बात करें या बिहार के जो तमाम कोर ग्रुप के नेता हैं, चाहे वो नित्यानंद राय हो, दिलीप जायसवाल हो, नितिन नवीन हो, ये सब नेता उस बैठक में मौजूद रहेंगे और चर्चा होगी सीटों को लेकर के। कौन सी उनको सीट पर बीजेपी लड़ रही है, उनपे जो पैनल तैयार करके, जो बिहार की जो चुनाव समिति की बैठक हुई थी राज्य की, उसमें एक पैनल तैयार करके लाए हैं। उस पैनल के नामों पर चर्चा होगी। कौन कौन सा उम्मीदवार वो मुफीद हो सकता है, सब तरह से हर पहलू पर चर्चा होगी कि एक एक सीट पर जिस तरह से पार्टी ने अपना जो सर्वे कराया हुआ है, उस सर्वे के आधार पर क्या उस कैंडिडेट की रिपोर्ट है, जो पैनल में जो नाम लेके आए हैं उनमें से कौन कौन से नाम हैं, उनकी सर्वे रिपोर्ट देखी जाएगी, किस हिसाब से उस पैनल को तैयार किया गया है, कौन से विनेबिलिटी क्या है, जीत का फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है, किस हिसाब से कौन से कैंडिडेट, कास्ट इक्वेशन क्या बन रहा है, सामाजिक समीकरण क्या बन रहे हैं, वो सारी चीजों पर गहनता से एक एक सीट पर मंथन उस कोर ग्रुप की बैठक में किया जाएगा। हालांकि उस कोर ग्रुप की बैठक से पहले तमाम जो बीजेपी बिहार के जो कोर ग्रुप के नेता हैं वो यहां बीजेपी बिहार के संगठन प्रभारी जो है विनोद तावड़े, उनके आवास पर पहुंचे हुए आप देख सकते हैं कि यहां भी जो है वो गहमा गहमी बनी हुई है। तमाम नेता यहां पहुंचे हैं कोर ग्रुप की बैठक से पहले और यहां जो है पहुंचने से पहले दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया कि कुशवाहा का जो ट्वीट आप देखेंगे तो देखेंगे कि इसका मतलब है एनडीए में सब ठीक ठाक है, सिर्फ उनकी नाराजगी यह है कि इधर उधर से जो खबरें जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं वो खबरें ना आए। बकायदा उन्होंने कहा कि आज शाम तक या कल सुबह तक एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी और कल देर शाम जो है वो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें बीजेपी के कैंडिडेट पर भी मोहर लग जाएगी। यानी कि अब एनडीए में सीटों का जो पेच फंसने की बात लगातार जो आ रही थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म होने वाली है और आज शाम जो है वो या कल सुबह, देखिए मेरे पीछे सम्राट चौधरी भी जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं बैठक के लिए। सम्राट जी, क्या कुछ तैयारी है? अरे एकदम सर, कब तक हो जाएगा सर? सम्राट चौधरी जो है वो विनोद तावड़े के आवास के अंदर जा रहे हैं। उनसे पहले तमाम जो नेता हैं वो यहां पहुंच चुके हैं और बात यही है कि तैयारी जो है वो पूरी हो गई है। और अगर सीट शेयरिंग की भी बात करें तो दिलीप जायसवाल का बयान था, उन्होंने कहा आज देर शाम या कल सुबह 10-11 बजे तक
वो है जो एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की घोषणा कर दी जाएगी। एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की घोषणा कर दी जाएगी पवन, और उससे पहले अहम बैठक ये हो रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एनडीए में सीट बंटवारे पर फिर से पेच फंसा हुआ है। सीट बंटवारे पर अभी भी चल रही है बातचीत, और सूत्रों से यह खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी अड़ गए हैं। पटना से दिल्ली को रवाना हुए हैं जीतन राम मांझी, और उपेंद्र कुशवाहा के भी दिल्ली पहुंचने की खबर है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। 13 सीटों की मांग पर अड़े हैं उपेंद्र कुशवाहा, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। और उपेंद्र कुशवाहा बोले हैं कि बात फाइनल नहीं है, इंतजार कीजिए। इससे पहले खबर आई थी कि 6 सीटों पर मान गए हैं कुशवाहा, लेकिन अब 13 सीटों पर दावेदारी है। वहीं जीतन राम मांझी का भी 15 सीटों पर दावा है। सूत्रों से यह बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी और जेडीयू मांझी को 7 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, लेकिन मांझी का यह कहना है कि वे अपनी पार्टी को मान्यता दिलाना चाहते हैं, और अगर उनको मौका मिले तो वो ज्यादा सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। इन सबके बीच 15 सीटों पर दावा कर रहे हैं। तो महागठबंधन जहां एक और सॉर्टेड नजर आ रहा है, वहां पर चीजें लगभग तय हैं। वहीं एनडीए में खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही है। कल ऐसी खबरें आई थी कि चिराग पासवान मान गए हैं, लेकिन अब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने मुंह फुला लिया है। यह खबर आ रही है पटना में जीतन राम मांझी की पार्टी की बैठक भी होनी है, और मांझी की पार्टी हम जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है वो 15 सीटों पर अड़ी हुई है, जबकि बीजेपी और जेडीयू उन्हें 7 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। और ऐसे में यही पेच फंसा हुआ है। मांझी चाहते हैं कि अपनी पार्टी को मान्यता दिलाएं, और इस वजह से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वोट प्रतिशत अपना बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो वहां जमीनी हालात हैं, और बीजेपी और जेडीयू दोनों जो बड़े गठबंधन के बड़ी पार्टियां हैं, वो उनके लिए 7 सीटों से ज्यादा छोड़ने को तैयार नहीं है, और ऐसे में मामला अटका हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा भी, जिनके बारे में यह चर्चा हो रही थी कि 6 सीटों पर वो मान गए हैं, लेकिन अब 13 सीटों पर दावा कर रहे हैं। और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज कोर कमेटी की बैठक में, कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने से पहले क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया में कोई भी नंबर चला देते हैं। जब तक एनडीए गठबंधन दल एक साथ बैठ करके सीट शेयरिंग के नंबर का घोषणा नहीं करता है, और सोशल मीडिया में चला देना कि उनको 7 सीट, उनको 6 सीट, उनको 100 सीट, तो सोशल मीडिया के न्यूज को देख करके किसी को भी व्यथित होना है, वाजिब है। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व एक साथ बैठ के, मैंने कल ही कह दिया था कि केंद्रीय एक मिनट, केंद्रीय नेतृत्व साथ बैठ करके एक साथ सीट शेयरिंग की घोषणा करेगी। किसी भी दल के नेतृत्व एक साथ बैठ के घोषणा करेगी। सोशल मीडिया को तो ऐसा नहीं है कि वो घोषणा कर दे। कब करेंगे? आज हो जाएगी पूरी आज बैठक हमारी कितने बजे समाप्त होती है, उसके बाद हम लोग आज शाम, नहीं तो कल 10 बजे 11 बजे तक इसकी घोषणा करेंगे। तो देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे पर अंदर खाने असंतोष है, लेकिन सभी नेता जल्द ही सीट शेयरिंग फाइनल होने का दावा कर रहे हैं। यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है, अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो अब एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि सीट लगभग फाइनल हो गया है। फाइनल हो गया तो हो गया होगा। सर संतुष्ट हो गए आपसे? हमको कोई पता भी नहीं। 8 सीटों को लेकर सर जो बातें कही थी अपनी पार्टी को लेकर, सर उसमें हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन के में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेगी। राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है कि उनकी लगातार बातचीत चल रही है, और हम लोग जितने भी पार्टी के सभी सांसद और पदाधिकारी हैं, उन्होंने हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया था। जो भी उनका फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। नॉमिनेशन अभी है, हम लोग के पास 1 हफ्ता टाइम है, और सब अच्छे से पहले ही अच्छे से समन्वय तरीके से हो जाए, यही हम लोग का टारगेट है। और जब आपको जल्दी, अब 1-2 दिन का बात है, जल्दी स्ट्रीट कर दीजिए। अनुभवी और परिपक्व है। हमने तो सब दिन कहा कि हम लोगों ने भी सत्ता के लिए समझौता नहीं किया है, हम सुशासन के लिए समझौता किए हैं, बिहार को अराजकता से बचाने के लिए समझौता किए हैं, और बिहार को अराजकता से बचाने के लिए, सुशासन के लिए हर तरह के बलिदान देने को तैयार है।
और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, महागठबंधन खेमे में भी सीट शेयरिंग पर घमासान है। तेजस्वी को पशुपति पारस ने 8 सीटों की लिस्ट दी है और पशुपति को 2 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है तेजस्वी यादव, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ पशुपति पारस को तेजस्वी ने आरजेडी में पार्टी विलय का प्रस्ताव दिया है और कल पशुपति ने पार्टी की आपात बैठक बुलाई है, होगा बड़ा फैसला। दरअसल महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी तेजस्वी 2 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं है, जबकि जेएमएम ने 10 से ज्यादा सीटें मांगी थी। वहीं पशुपति पारस ने भी बाहुबली नेता सूरजभान और अपने परिवार के लिए 4 सीटों समेत 8 सीटों की लिस्ट तेजस्वी को दी थी, लेकिन तेजस्वी उन्हें भी 2 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। एलजेपी जिसमें कि 2 फाड़ हो गया था, एक खेमा पशुपति पारस का है, दूसरा जो चिराग पासवान का है, लेकिन अब यहां अस्तित्व का संकट पशुपति पारस के खेमे के ऊपर, क्योंकि चिराग पासवान का खेमा भले ही यहां पर एनडीए में ज्यादा सीटों के लिए मोल भाव कर रहा है, 36 से 40 सीटों के लिए, लेकिन पशुपति पारस को तो विलय के लिए ही प्रस्ताव दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पार्टी का विलय आरजेडी में कर लीजिए। 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, जबकि पशुपति पारस 8 सीटें चाह रहे हैं अपने परिवार के लिए, सूरजभान के लिए, लेकिन तेजस्वी ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है और विलय का प्रस्ताव दिया है। तो महागठबंधन में तकरार जरूर दिख रही है, लेकिन यहां मजबूती के साथ आरजेडी और जो कांग्रेस है उन्होंने अपनी सीटें तय कर ली हैं और छोटी पार्टियों को विलय का प्रस्ताव दिया जा रहा है या फिर कम सीटें ऑफर की जा रही हैं। तो सीट बंटवारे पर अभी भी लड़ाई जारी है लगातार और महागठबंधन से लेकर एनडीए तक लगातार यह विवाद चल रहा है और खास तौर पर महागठबंधन में बड़ी दिलचस्प स्थिति हो गई है। पशुपति पारस जिन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था और एलजेपी असल होने का दावा किया था, 8 सीटें मांगी हैं, लेकिन तेजस्वी सिर्फ 2 देने को तैयार हैं। अपने और बाहुबली सूरजभान के परिवार के लिए 8 सीटें कुल मिलाकर के मांगी थी। लखीसराय, मोकामा ये वो सीटें हैं जो दावा किया था। बेटे और भतीजे के लिए अलौली और राजापाकर सीट पर दावा किया। पशुपति पारस को 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है तेजस्वी यादव। साथ ही साथ आरजेडी में विलय का प्रस्ताव भी दिया है और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि रामविलास पासवान की पार्टी जिसके 2 टुकड़े हुए थे और पशुपति पारस का खेमा क्या अब आरजेडी में विलय कर लेगा महागठबंधन के साथ या अकेले चुनाव लड़ने पर चर्चा करेंगे पशुपति पारस। लेकिन यहां जब 2 ध्रुवीय है बिहार की राजनीति, जहां एक ओर एनडीए है, दूसरी ओर महागठबंधन है, ऐसे में पशुपति पारस के लिए अलग राह पर चलना एक बड़ी चुनौती होगी और आने वाले दिनों में अब यह देखना है कि जो उनकी आरएलजेपी है, पशुपति पारस की एलजेपी, उसका क्या भविष्य होता है, क्योंकि पशुपति पारस को 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है तेजस्वी यादव। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या चाचा और भतीजा एक बार फिर से एक हो सकते हैं। और हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। अंकित, अगर बात की जाए पशुपति पारस की तो उनके लिए यहां विकट स्थिति हो गई है, पार्टी के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि तेजस्वी 2 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है, पार्टी में विलय का प्रस्ताव दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो पशुपति पारस के लिए तो जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उनके पास में जो है विकल्प 2 ही है, या तो 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ लें या फिर जो है आरजेडी में विलय कर दे। तो ऐसे में अस्तित्व का संकट निश्चित तौर पर पशुपति पारस और उनकी पार्टी के जो नेताओं के लिए जरूर खड़ा हो गया है। लेकिन चंदन, इसके साथ में महागठबंधन से जुड़ी हुई एक और जो है खबर दे देता हूँ, और वो ये है कि वीआईपी जो पार्टी है उसके मुकेश साहनी भी कमोवेश वहां पर एक असमंजस की स्थिति बनाए हुए हैं, क्योंकि मुकेश साहनी को जितनी 18 से 20 सीटें देने का जो प्रस्ताव दिया जा रहा है वो उस पर तैयार हो ही नहीं रहे। वो लगातार यही कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो जो है 30 से 40 सीटें चाहिए, मुझे जो है उप मुख्यमंत्री पद का भरोसा चाहिए, अगर हमारी जो है हमारा गठबंधन सरकार में आता है तो उप मुख्यमंत्री पद हमको मिलना चाहिए। तो ये भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो अभी जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे ना कि एनडीए खेमा हो या महागठबंधन खेमा हो, दोनों ही जगह कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। और इस सबके बीच में एक जानकारी और दे देता हूं, एनडीए खेमे से जुड़ी हुई जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, जिस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे, जो जानकारी दे रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी उन्होंने अपनी सीटों की जो है मांग बढ़ा दी है। वो जो है क्यों वो जानकारी सामने आई है, वो इस वजह से सामने आई है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि चिराग पासवान की तरफ से जो सामाजिक और आधिकारिक तौर पर जो जानकारी तो भले ही ना दी गई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर जानकारी ये जरूर चली थी, जिस बात का जिक्र दिलीप जायसवाल कर रहे थे कि 35 से 40 सीटों पर लड़ेंगे। तो ऐसे में मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर चिराग को इतनी सीटें मिल रही हैं तो हमको ज्यादा क्यों नहीं, और इसी वजह से उनकी तरफ से जानकारी सामने आई है। लेकिन मेरी जो सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि बात लगभग तय है। जी अंकित, बात जो लगभग तय होने की बात हो रही है, इसमें एक चीज तो साफ है कि जो बीजेपी है वो चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर अपने साथ रखना चाहेगी। ऐसे में अगर जीतन राम मांझी की बात की जाए और उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए तो उनके पास क्या बार्गेनिंग चिप बचती है?
देखिए अब ज्यादा जो है जितना मेरी अभी जो है दो तीन दिनों पहले जो है एनडीए के तमाम घटक दलों से बात हो रही थी, उनके नेताओं से बात हो रही थी, और यकीन मानिए चंदन, देखिए चिराग को लेकर भी जो जानकारी लगातार चल रही थी ना कि 35 से 40 सीटों पर अड़े हुए हैं या 30 से ज्यादा सीटें चाहते हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली थी, मैं अपनी जानकारी के आधार पर बता रहा हूं, जो मेरी नेताओं से बातचीत हुई थी, वहां पर जो सीटों से ज्यादा विनेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर था। यानी कि चिराग ये चाहते थे कि आप मुझे जितनी भी सीट दे रहे हैं उसमें से ऐसी सीट दीजिए जहां पर हमारे उम्मीदवार जीत सके। और वो क्यों मांग हो रही है? क्योंकि पिछले लोकसभा चुनावों में 5 सीटों पर चिराग ने उम्मीदवार उतारे और उनका स्ट्राइक रेट कितना रहा? 100% का। यानी कि चिराग की कोशिश ये है कि उनका स्ट्राइक रेट चुनावों में सबसे बेहतर हो। बहुत अहम बात अंकित आपने बताई है कि वे चाहते हैं कि विनेबिलिटी जो है वो बेहतर हो, सीटें भले कम मिले लेकिन वो सीटें मिले जो कि जिताऊ सीटें रहे। अंकित आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव पर आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों पर मंथन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव पर आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस जो कि महागठबंधन में जूनियर पार्टनर है, आरजेडी वहां पर मुख्य पार्टी है महागठबंधन की, और कांग्रेस के 52 से 55 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की चर्चा हो रही है। जानकारी मिल रही है कि 52 से 55 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारेगी और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की यह बैठक होने जा रही है। और हमारे सहयोगी शशांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से इस बड़ी खबर पर। शशांक, अगर बात की जाए महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों में विवाद चल रहा है। पहले बात करते हैं एनडीए को लेकर के क्या स्थिति है अभी? उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी मुंह फुला बैठे हैं। बिल्कुल, देखिए एनडीए में अभी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, खासकर सीट शेयरिंग को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा का एक्स पर जो पोस्ट है वो तमाम तरह के सवाल जो है वो खड़े कर रहा है, कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं 2015 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो थी आरएलएसपी, एनडीए में 23 सीटों पर लड़ी थी। उसी तर्ज पर कुशवाहा जो है सीट शेयरिंग चाहते हैं और उनका मानना है कि अगर 23 नहीं मिलता है तो कम से कम 13 सीटें हमें दी जाए और जीतने वाली सीटें हैं वो हमको चाहिए। वहीं मांझी जो है, कल रात में पटना में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है, उसमें निर्णय हुआ है कि 15 सीटें तो हम लेके रहेंगे। 15 सीटों पर मांझी अड़ गए हैं। पार्टी का तर्क है कि हम जब 8 या 9 सीट जीतेंगे तब हम लोगों को स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो मांझी जो है 15 पे अड़ गए हैं, कुशवाहा 23 नहीं तो 13 चाहते हैं। तो जो बीजेपी जदयू है वो कुशवाहा को 6-7 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है, मांझी को 7 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। तो अब बातचीत के जरिए जो है वो रास्ता निकालने की कोशिश हो रहा है, लेकिन फिलहाल मांझी और कुशवाहा जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। अब दोनों दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ पर बीजेपी आला कमान से बातचीत होगी और बातचीत करके जो है रास्ता निकालने की चलिए अब बात कर लें अगर शशांक महागठबंधन की, तो महागठबंधन में क्या स्थिति है? अगर बात की जाए पशुपति पारस की तो उनके लिए अस्तित्व का संकट है, लेकिन जेएमएम भी ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। क्या स्थिति है अभी महागठबंधन की? महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। जेएमएम ने 12 सीटों की सूची जो है वो तेजस्वी को सौंपी है। तेजस्वी ने सीपीआईएमएल को जो है 19 सीटों का ऑफर दिया था, इस ऑफर को ठुकरा दिया है। भाकपा माले ने 30 सीटों पर सीपीआईएमएल जो है वो अड़ गई है। और देखिए पशुपति पारस जो है महागठबंधन में 8 सीटें मांग रहे हैं, 2 सीट सुभान सिंह के परिवार के लिए, 2 सीट अपने परिवार के लिए और 4 अन्य सीटें। लेकिन तेजस्वी जो है उनको 2 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। और पारस को ऑफर दिया गया है कि आप अपनी पार्टी का जो है राजद में विलय कर दीजिए। तो अब जो है कल सुबह 11 बजे पटना में पारस ने अपनी पार्टी की आपात बैठक बुलाई है। क्या आरजेडी में विलय करना है या अकेले आगे बढ़ना है या ओवैसी जो थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें शामिल होना है, इस पे जो है वो निर्णय होना है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस वक्त हर तरफ से घिर गया है। कल रात पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को निशाना बनाया। टीटीपी के लड़ाकों और सुरक्षा बलों के बीच करीब 3 घंटे तक भीषण गोलीबारी हुई। हमले में 6 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं दूसरी ओर मजहबी संगठन तहरीके लब्बैक के प्रदर्शन जारी हैं। तहरीके लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च निकाल रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और अब आज भी हंगामे की आशंका है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आने वाली तमाम सड़कों को कंटेनर रख करके ब्लॉक कर दिया गया है। आधी रात को हुए धमाके में खैबर पख्तूनख्वा दहल उठा। हमला डेरा इस्माइल खान के पुलिस सेंटर में किया गया। विस्फोटकों से भरी गाड़ी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जैसे ही दाखिल हुई, उसमें भारी विस्फोट हो गया। वहां विस्फोटक एक एक कर फटते रहे, चारों तरफ आग लग गई। विस्फोट के बाद वहां अफरा तफरी फैल गई। हमला ऐसे समय हुआ जब ज्यादातर सुरक्षाकर्मी सोए हुए थे।
विस्फोट की आवाज सुनते ही सुरक्षाकर्मी एक्शन में आए और उन्होंने मोर्चा संभाला। विस्फोटक भरी गाड़ी के साथ कुछ आतंकवादी भी पुलिस सेंटर में दाखिल हुए, जो वहीं छिप गए। आतंकवादियों और सुरक्षाकर्मियों में भीषण गोलीबारी भी हुई। यह आत्मघाती हमला पाकिस्तानी सेना की तहरीक-ए-तालिबान पर जवाबी कार्रवाई के बाद हुआ है। कुछ दिन पहले ही सेना ने आतंकी संगठन के ठिकानों में जबरदस्त हमला किया था, जिसमें 30 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। पाकिस्तान पर दोहरा प्रहार हो रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई स्ट्राइक की। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस हमले पर अपनी पीठ थपथपाई तो 24 घंटे के अंदर फिर से पाकिस्तान पर हमला। यह बताता है कि पाकिस्तान ने घर से लेकर सरहद पर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। अब ये जो दो धमाके हुए हैं, जेट तैयारों से बमबारी की गई है, ड्रोन से मिसाइल मारा गया है। जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सुना आपने, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं, जो साफ कह रहे हैं कि हमने ही अफगानिस्तान पर हमला किया है, वो भी इसलिए क्योंकि उनका पड़ोसी, उनके एक और पड़ोसी भारत का साथ दे रहा है। सर ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहाँ पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा, और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। दरअसल पाकिस्तान ने गुरुवार रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयर स्ट्राइक की और दावा किया कि उसने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के कई ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तानी मीडिया ने तो ये भी दावा किया कि उनकी वायुसेना ने टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को भी मार गिराया है। बताया गया है कि फ़िज़ाई हमला हुआ है या ड्रोन से मिसाइल मारे गए हैं। एक चलती हुई गाड़ी को पहले निशाना बनाया गया है, उसके बाद एक इमारत को निशाना बनाया गया है, और इसमें मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। एक बड़ी इतला जो है वो टीटीपी के सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद के हवाले से आ रही है कि वो इस हमले में मारे गए हैं। इस हमले की बाकायदा तस्दीक की है अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, और उन्होंने एक्स के ऊपर लिखा है कि धमाके हुए हैं। हालांकि सुबह होने के पहले ही मुफ्ती नूर वली महसूद ने ऑडियो मैसेज जारी कर दावा किया कि उस पर कोई हमला नहीं हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तालिबान की सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने लिखा कि काबुल शहर में एक धमाके की आवाज सुनी गई है। हालांकि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है और जांच जारी है। अफगानिस्तान पर ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 7 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं। सीमा विवाद को लेकर पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं और इन घटनाओं ने क्षेत्रीय माहौल को और गर्मा दिया है। ऐसा लग रहा है मानो अफगानिस्तान का भारत के साथ बढ़ता मेलजोल पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। आमिर खान मुत्तकी साहब जो है वो हिंदुस्तान के कैपिटल पर में मौजूद न्यू दिल्ली में, बहुत अहम विजिट है उनका। इस दौरान इस तरह का मतलब काम करना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ख्वाजा आसिफ ने जो पार्लियामेंट में खिताब किया है कि भाई हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, तो गालिबन लगता है कि इस तरह की चीज़ की गई है। ये तीसरी दफ़ा होगा, और मैंने आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से इंडिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, चल रही हैं। और अगर ये चीज़ हुई है, ड्रोन स्ट्राइक है या एयरफोर्स के जेट्स ने यहाँ पे स्ट्राइक किया है। अफगानिस्तान पर आसिम मुनीर ने हमले तो करा दिए, लेकिन इसके बाद उसकी रातों की नींद उड़ गई। उसे तालिबान के बदले का खौफ सताने लगा। उसे इंतकाम की आग में जलता हुआ टीटीपी दिखने लगा है। ऐसे में सुबह होने से पहले ही राजधानी इस्लामाबाद
और पाकिस्तानी सेना के सबसे बड़े बेस रावलपिंडी में अगले आदेश तक इंटरनेट बंद करा दिया गया। और तो और पाकिस्तानी प्रशासन ने इस्लामाबाद की सीमाएं भी सील की हैं। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान पर हवाई हमला करके फंस चुका है। एक तरफ वो चाहता है कि मुस्लिम मुल्क होने के नाते अफगानिस्तान उसके पाले में आ जाए, उसके आतंकियों के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन पाकिस्तान और उसके आकाओं के लिए बुरे दिनों की वापसी करा सकता है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को भारत में देखकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अब इसी बौखलाहट में पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसके बाद अब पाकिस्तान को एक साथ 2 मोर्चे पर पिटना तय है। धमाकों का ये वीडियो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की है, जिसको लेकर पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमले में मारे गए अपने 16 फौजियों की मौत का बदला ले लिया, लेकिन सबूत के नाम पर ढीला तक नहीं दिखाया। दावा नंबर 1, एयर स्ट्राइक में तहरीके तालिबान के मुखिया नूर वली महसूद की मौत हो गई, सबूत कोई नहीं। दावा नंबर 2, एयर स्ट्राइक करके टीटीपी के 30 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया, सबूत कोई नहीं। पाकिस्तान के इन दोनों दावों का रियलिटी चेक भी देख लीजिए। पाकिस्तान कह रहा है कि उसने टीटीपी के ठिकानों पर अटैक किया, लेकिन इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि काबुल के रिहायशी इलाके में पाकिस्तान ने बम बरसाए हैं। और पाकिस्तान जिस टीटीपी चीफ नूर वली महसूद को मारने का क्लेम कर रहा था, उसका ऑडियो खुद तालिबान ने जारी कर दिया। भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की भी है या नहीं, ये भी क्लियर नहीं है। अभी तक कोई नुकसान का कोई खबर नहीं आया है और ये भी पता नहीं चला कि ये आवाज़ क्या चीज़ के थे। क्या उधर कोई मादनियात में काम करने वालों ने कुछ चीज़ों को धमाका दिया या कोई बात है। काबुल एयर स्ट्राइक की टाइमिंग भी देखिए। जब मुत्ताकी अपनी पहली भारत यात्रा पर हैं, तब पाकिस्तान ने काबुल में अटैक की जरूरत दिखाई है। ये पाकिस्तान की बौखलाहट है जो भारत और अफगानिस्तान की नजदीकी देखकर फूट रही है। आज विदेश मंत्री जयशंकर और अफगानी विदेश मंत्री मुत्ताकी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है, जिसमें दोनों देशों के रिश्ते रीसेट हो गए हैं। भारत फिर से अफगानिस्तान में अपना दूतावास शुरू करेगा। अफगानिस्तान में भारत के बंद पड़ी विकास परियोजनाएं दोबारा शुरू होंगी। मुत्ताकी ने भी कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर जंग लड़ने का भी ऐलान किया है। इंडिया इज फुल्ली कमिटेड टू द सॉवरेनिटी, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. भारत से तो पाकिस्तान को पिटने की पुरानी आदत है, लेकिन अब काबुल पर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान ने अपनी पिटाई का एक और मोर्चा खोल दिया है। बड़ी खबर आ रही है। बिहार चुनाव के वक्त बीजेपी में उठे बगावती सुर। बीजेपी विधायक मिश्री लाल ने किया इस्तीफे का ऐलान और कहा बीजेपी पिछड़ों की पार्टी नहीं है। मिश्री लाल यादव ने कहा कि बीजेपी में स्वाभिमान बचाना मुश्किल हुआ है, बीजेपी में रहना न्यायोचित नहीं है, इसलिए इस्तीफा देता हूं, मेरी नहीं सुनी गई। प्रदेश अध्यक्ष को बताता रहा। मिश्री लाल ने दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से विधायक रहते हुए ये इस्तीफा दिया है। अलीनगर सीट पर बीजेपी से मैथिली ठाकुर के लड़ने की चर्चा है। आरजेडी में शामिल हो सकते हैं मिश्री लाल यादव। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। तो अब दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और बीजेपी पर हमला बोला है मिश्री लाल यादव ने। कहा मेरी नहीं सुनी गई, तो इस पार्टी में सम्मान बचाना मुश्किल है, स्वाभिमान बचाना मुश्किल है। बीजेपी से अब एक चीज मैं बता रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी में मेरे जैसे विधायकों का सम्मान बचना और स्वाभिमान बचना अपने आप को एक मजाक बन के रह गया है। हम लोगों के हमेशा
स्वाभिमान पर, सम्मान पर ठेस पहुंचता रहा है, जिसकी शिकायत मैंने देश के नेतृत्व को और राज्य के नेतृत्व को मैंने करता रहा है। खास करके पिछड़ों और दलितों का मतलब हमेशा उपेक्षा हुई है और आज भी उपेक्षा हो रही है। ब्लॉक के अंदर बड़ा व्याप्त भ्रष्टाचार है, बिना घूस पेंच का, वो थाना का दफ्तर हो या ब्लॉक का दफ्तर हो, बिना घूस पेंच का काम नहीं हो रहा है। आप दे रहे हैं, लेकिन ऐसी चर्चा हो रही थी कि पहले ही आपको टिकट काट दिया था। देखिए, हमको इस बात की जानकारी नहीं है, टिकट कहाँ काट दिया, अभी तक टिकट का कोई ऐलान नहीं है, कोई बात नहीं है, ये सब बात तो नहीं है, ये सब तो बात कहीं कुछ नहीं है। टिकट जहां मतलब टिकट देगा भी तो हम लड़ेंगे कि नहीं लड़े, जहां स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो पाती है। तो अभी टिकट बंटवारा शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है, दल बदल का सिलसिला शुरू होने को है। और इससे पहले ये खबर आई थी कि जेडीयू के कई नेताओं ने आरजेडी का दामन थामा था और अब बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव ने यह आरोप लगाते हुए कि बीजेपी पिछड़ों की पार्टी नहीं है, पार्टी से इस्तीफा दिया है और कहा कि बीजेपी में पिछड़ों का स्वाभिमान बचाना मुश्किल है, बीजेपी में रहना न्यायोचित नहीं है, इसलिए इस्तीफा देता हूं। दरअसल ऐसी खबर आ रही थी कि उनकी सीट से मैथिली ठाकुर को उतार सकती है बीजेपी और ऐसे में मिश्री लाल यादव ने इस्तीफा दिया है, हमला बोला है और आरजेडी का दामन थाम सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां कोल्ड ड्रिंक सिरप पर जारी हुआ निर्देश, कोल्ड ड्रिंक सिरप की बिक्री और वितरण पर रोक लगी है। दिल्ली सरकार ने जारी की है सार्वजनिक चेतावनी। दिल्ली में कफ सिरप, कोल्ड ड्रिंक पर पाबंदी लगाई गई है। ये वो सिरप है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर बच्चों की मौत हुई है और इसको लेकर के इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसके मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। और इस बीच दिल्ली सरकार ने बाकायदा सार्वजनिक चेतावनी जारी की है और कफ सिरप, कोल्ड ड्रिंक पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक चेतावनी जारी करते हुए कफ सिरप, कोल्ड ड्रिंक पर पाबंदी लगा दी है।